गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो मेंटल इलनेस है उसके बारे में। तो जो मेंटल इलनेस है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है, जो मेंटल हेल्थ के बारे में था। उसमें हमने फीचर्स देखे थे, इंडिकेटर्स देखे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे मेंटल हेल्दी पर्सन के। तो मेंटल इलनेस की डेफिनेशन की बात करें तो मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर जो आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन थिंकिंग, मूड, इमोशन और बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस एंड और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। यानी अकॉर्डिंग टू हु के अनुसार अगर मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देखें तो जो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो समझे जाते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट के तौर पर, जिन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है। अगर कोई मेंटली इल पर्सन है, उसमें मेंटली इलनेस है, तो उसकी थिंकिंग में अल्ट्रेशन आएगा, अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, मूड में आएगा, इमोशन में आएगा। उसका मूड या तो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बिहेवियर जो है उसका विद पर्सनल डिस्ट्रेस रहेगा एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग रहेगी। अकॉर्डिंग टू हु के अनुसार जो मेंटल इलनेस है उसकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद देख लेते हैं मेंटल इलनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। फर्स्ट है चेंजेस इन वन थिंकिंग मेमोरी एंड perception, feeling and judgment, resulting in changes in talk and behavior which appear to be deviant from previous personality or from the norms of community। यानी जो मेंटल इलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यदि थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट में चेंज आ रहा है, जिससे क्या रिजल्ट निकलता है, टॉक एंड बिहेवियर में चेंजेस होता है एंड प्रीवियस जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, कम्युनिटी के नॉर्म्स हैं, उसमें भी चेंज आता है। उसके बाद है दीज चेंज इन बिहेवियर कोज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर और बोथ। ये जो चेंजेस हैं बिहेवियर में वो डिस्ट्रेस का कोज होते हैं और सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ, जो इंडिविजुअल या अन्य के साथ सफ़र कर सकते हैं। अगला है चेंजेस एंड consequent distress cause disturbance in day-to-day activities, work and relationship with important other social and vocational dysfunction। यहाँ पर जो मेंटल इलनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें देखते हैं चेंजेस इन थिंक कैरेक्टर्स। देखें कि अगर मेंटल इलनेस है तो उसके थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग, जजमेंट में चेंजेस आएगा। दूसरा उसका बिहेवियर जो है वो उसमें चेंजेस आएगा। तीसरा जो है उसकी डिस्टर्बेंस, जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है उनमें चेंजेस आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फीचर ऑफ मेंटल इलनेस। जो मेंटल इलनेस के फीचर हैं उनमें है द फीचर ऑफ मेंटल इलनेस आर क्लासिफाइड अंडर 4 हेडिंग। जो मेंटल इलनेस के जो फीचर हैं उनको 4 हेडिंग के अंतर्गत देखा गया है। उसमें फर्स्ट है डिस्टर्बेंस इन बॉडीली फंक्शन, बॉडीली फंक्शन में डिस्टर्बेंस होना, मेंटली डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शन, चेंजेस इन इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज, सोमेटिक कॉम्प्लेंट्स। 4 यहाँ पर फीचर हैं मेंटल इलनेस के। अगर ये फीचर आते हैं तो मेंटल इलनेस में उसको गिना जाता है। इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मेंटल इलनेस के, उसके बाद हमने फीचर ऑफ मेंटल इलनेस देखे, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन बॉडी फंक्शन। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमने शॉर्ट में 4 हैं, ठीक है, उसके बाद में डिटेल में पढ़ते हैं कि फर्स्ट हमने देखा था डिस्टर्बेंस एंड बॉडी फंक्शन। अब बॉडी के कौन कौन से फंक्शन मेंटल इलनेस में देखे जाते हैं, उनमें फर्स्ट है स्लीप। स्लीप कैसे होती है, यानी कि स्लीप जो अगर आपकी स्लीप में डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आप नाइट में ढंग से सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप लेट सो रहे हो, या फिर आप इतना सो रहे हो कि ज़्यादा ही, जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है स्लीप का 6 से 7 घंटे का, उससे आप ज़्यादा सो रहे हो, या आप 3-4 घंटे ही सो पा रहे हो, तो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है फर्स्ट। उसके बाद देख लेते हैं
एपेटाइट एंड फूड इनटेक। सेकेंड है एपेटाइट एंड फूड इनटेक। एपेटाइट और जो फूड इनटेक है उसमें देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड एपेटाइट और डिक्रीज एपेटाइट। इंक्रीज एपेटाइट हो सकती है या डिक्रीज एपेटाइट हो सकती है वेट लॉस, जिससे अगर आपको भूख कम लगेगी, ठीक है, या आप ज़्यादा खाना खा रहे हो तो उससे वेट लॉस हो सकता है या वेट गेन हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, ये सब। आगे फिजिकल सिम्टम की बात करें तो आगे फिजिकल सिम्टम है यहाँ पर बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट। जो आपका बाउल और ब्लैडर मूवमेंट है उसमें चेंज आएगा, जिससे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज मिक्चुरेशन, बेड वेटिंग हो सकती है। अगला है सेक्सुअल डिजायर एंड एक्टिविटी, डिक्रीज इंक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो जाएगा, इम्पोर्टेंस और लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इन जो सभी सम कंडीशंस होती है, ठीक है, उसमें एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है और सोशल इनिबिशन की कमी आती है। यानी कि जो फिजिकल सिम्टम्स है उसमें हमने देखा स्लीप, एपेटाइट, बाउल ब्लैडर मूवमेंट और सेक्सुअल डिजायर एंड एक्टिविटी, ठीक है। अब सेकेंड है देखा था हमने डिस्टर्बेंस इन मेंटल फंक्शन। अब मेंटल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनमें फर्स्ट है बिहेवियर। भाई कोई भी मेंटली फंक्शन, अगर मेंटली आप इल हो तो आपका बिहेवियर ही चेंज होगा, ठीक है। आपका पहले बिहेवियर क्या था और मेंटल इलनेस के बाद आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। एक पेशेंट है जो मतलब द पेशेंट में एक्सिबिट आवर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, may be abusive to other for trivial or no reason at all, or the patient may become dull, withdrawal and not respond to external or internal cues. At times the patient may behave in a bizarre way which the family member may find irritating. Sometimes the patient behavior can be dangerous to self or others. यानी कि पूरा ये कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट है जो पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था अब उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है उसको, और फिर उसका जो व्यवहार है वो डेंजरस हो गया है। वो किसी जैसे कोई उसे छेड़ता है तो वो उसको मारने को दौड़ता है, ठीक है, बिना किसी रीजन के ही, ठीक है। उसका जो है सोशली विड्रॉल हो चुका है बिना किसी रीजन के, समझ रहे हो आप। रेस्टलेसनेस आ गई है, इरिटेबिलिटी आ गई है, तो ये होता है बिहेवियर चेंज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा चेंज है स्पीच का चेंज। बिहेवियर के बाद आती है स्पीच। पेशेंट टॉक एक्सेसिवली एंड अननेसेसरली और टॉक वेरी लिटिल और स्टे म्यूट। यानी स्पीच में क्या होता है कि या तो पेशेंट एक्सेसिवली बोलता है या अननेसेसरी बोल रहा है, कि कुछ भी बोले जा रहा है, आप उसे कुछ भी पूछते हो, वो जो बोलते हो पूछते उसका जवाब तो नहीं दे रहा पर अदर ही चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है, फिर बोल ही नहीं रहा है, म्यूट है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद आती है थॉट। थॉट में क्या चेंजेस आता है, तो पेशेंट एक्सप्रेस पेक्युलर एंड रॉन्ग बिलीफ्स विच अदर डू नॉट शेयर। पेशेंट जो एक्सप्रेस करता है एक गलत बिलीफ्स, ठीक है, और अदर जो अन्य के साथ शेयर नहीं है, ठीक है। यानी कि थॉट उसकी ऐसी बन जाती है, या तो वो शक करने लग जाता है या गलत बिलीव करने लग जाता है, थॉट चेंजेस जो होती है। उसके बाद है इमोशन। इमोशन की अगर बात करो तो पेशेंट में एक्सिबिट एक्सेसिव इमोशन लाइक एक्सेसिव हैप्पीनेस, एंगर, फियर, सैडनेस। यानी कि जो इमोशन है ना उसमें चेंजेस आ जाता है, या तो ज़्यादा हैप्पीनेस हो जाएगी या ज़्यादा सैडनेस हो जाएगी, एंगर हो जाएगा, फियर हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगी। कभी कभी इमोशन जो है वो एक इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप ही हंसता रहता है बिना किसी रीजन के, तो ये एक इमोशन चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद आती है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है, जब परसेप्शन उसे बोलते हैं कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा जो भी सेंस करते हैं या पास्ट एक्सपीरियंस है, तो जो हम परसेप्ट करते हैं, ठीक है, तो उस सेंस ऑर्गन के परसेप्शन में गड़बड़ी आती है, ठीक है। यानी पेशेंट में परसीव विदाउट एनी स्टिमुलस। पेशेंट परसीव करता है बिना किसी स्टिमुलस के ही वो परसीव कर रहा है, ठीक है।
जैसे देयर कैन बी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन, इसे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन कह सकते हो आप। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो एक मेंटली इल पर्सन है जो देखता है कुछ चीज़ें और सुनता है, यानी कुछ चीज़ें देखता है, कुछ साउंड सुनता है और फील करता है ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिट और विच अदर डू नॉट सी। यानी कि एग्जाम्पल के लिए परसेप्शन में इस तरह से गड़बड़ी आती है। हेलुसिनेशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, या एक विजुअल हेलुसिनेशन होता है, एक ऑडियो हेलुसिनेशन होता है। तो ऑडियो और विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि साउंड सुनाई देती है और एक में जो इमेजेस दिखाई देती हैं, जो उसी को दिखाई देती हैं और किसी को नहीं दिखाई देती हैं, इसको बोलते हैं परसेप्शन में गड़बड़ी, ठीक है। यानी पेशेंट परसीव करता है विदाउट एनी स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस है ही नहीं फिर भी वो परसीव कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है वो है यहाँ पर कि कोई भी मेंटली इल पर्सन होने पर उसकी अटेंशन और कंसंट्रेशन गड़बड़ाती है। पेशेंट में हैव डिक्रीज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ही मे गेट डी distract easily or have selective inattention। भाई वो मेंटली इल है, वो कंफ्यूजन है, कॉन्शियस नहीं है, उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन कहाँ से रह पाएगा। उसके बाद आती है मेमोरी में चेंजेस। पेशेंट में लॉस हिज मेमोरी एंड स्टार्ट फॉर गेटिंग इम्पोर्टेंट मैटर्स। पेशेंट अपनी मेमोरी को लॉस होने लगती है और फॉर गेटिंग के जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनको भूलना स्टार्ट कर देता है, उसे याद नहीं रहती, उसकी शॉर्ट मेमोरी हो जाती है, शॉर्ट मेमोरी हो जाती है, लॉन्ग में नहीं जा पाती, ठीक है, यानी मेमोरी का लॉस होना, ठीक है, मेंटली इलनेस की वजह से। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं इंटेलिजेंट एंड जजमेंट। इंटेलिजेंट एंड जजमेंट में क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब आप जानते हो, आप सुनते हुए शुरुआत से आपकी क्लास में कोई अगर 40 का ग्रुप है, बैच है, तो उसमें से एक या दो जो बच्चे थे वो इंटेलिजेंट थे। उसके बाद हमने जजमेंट का मतलब होता है एक निष्कर्ष निकालना। इंटेलिजेंट एंड जजमेंट में दिक्कत आती है। इन सम मेंटल इलनेस इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू टेक डिसीजन डिटेरियोरेट, यानी कुछ मेंटल जो इलनेसेस होती है उसमें इंटेलिजेंसी की जो एबिलिटी है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, वो उस पर अफेक्ट होता है। पेशेंट लूज करता है रीजनिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज, may not be able to perform simple arithmetic और commits mistake in routine work, ठीक है। जिससे क्या होता है अगर उसकी इंटेलिजेंसी एंड जजमेंट में होगा तो क्या फर्क, किस पे फर्क पड़ता है, उस पर फर्क पड़ता है जो मतलब जो अगर वो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक और कमिट्स को मिस्टेक को इन रूटीन वर्क में। तो लेवल ऑफ अगला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इन सम मेंटल इलनेस ड्यू टू पॉसिबल ब्रेन डैमेज देयर में बी चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ जो मेंटल इलनेसेस होती हैं उसमें जो पॉसिबल ब्रेन डैमेज हो जाते हैं उसके बाद जो लेवल ऑफ कॉन्शियस में चेंज होता है, ठीक है। मेंटल डैमेज हो गया, उसके बाद मेंटल इलनेस होगी, ठीक है, तो उसकी कॉन्शियसनेस में भी दिक्कत आएगी ना। पेशेंट फेल टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव्स। पेशेंट उसके बाद में जैसे ये होता है ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो वहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं उनको पहचान नहीं पा रहा है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर उसको किसी और ने एडमिट करवाया है और अगर उसके मिलने वाले आ रहे हैं तो उनको नहीं पहचान पाता ये कौन है, तो उसकी क्या है कॉन्शियसनेस लो हो जाती है। ही कैन बी डिसओरिएंटेड, वो डिसओरिएंटेड रहता है। टाइम एंड प्लेस, उसको टाइम और प्लेस के बारे में नहीं पता चलता, वो सोचता है मैं कहाँ हूँ और अभी क्या चल रहा है, दिन है या रात है, वो डिसओरिएंटेड हो जाता है टाइम एंड प्लेस के बारे में। ही मे रिमेन कंफ्यूज और बिकम अनकॉन्शियस, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और अनकॉन्शियस रहता है, अनकॉन्शियस बना रहता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, ठीक है। अब नंबर 3 जो फीचर है मेंटल इलनेस का वो है यहाँ पर चेंजेस इन इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज़। अगर कोई मेंटल इलनेस है तो पेशेंट नेग्लेक्ट करेगा बॉडीली नीड्स को एंड पर्सनल हाइजीन को, यानी कि जो बॉडी की नीड है, जैसे उसको खाना खाना है,
अगर वो खाना ही नहीं खाएगा जो बॉडी की नीड है, न्यूट्रिशन नीड है, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट करने लग जाता है। और पर्सनल जो हाइजीन है, जिसे वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, ढंग से हाथ धो के खाना नहीं खा रहा है, तो उसको तो डिजीज होगी ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड सोशल जो एक्टिविटीज़ है उसमें चेंजेस आ जाता है। पेशेंट में आल्सो लॉस सोशल सेंस, वो जो सोशल सेंस है उसको लॉस करने लग जाता है, ठीक है। दे बिहेव इन एन इनअप्रोप्रिएट मैनर, एक इनअप्रोप्रिएट मैनर में वो बिहेव करने लग जाता है। सोशल सिचुएशन एंड embraces others. They behave strangely with their family member, friend, colleagues and others. They may insult, abuse, assault them. कुल मिलाकर बात यह है कि एक इंडिविजुअल अगर मेंटल इलनेस है तो उसकी बॉडीली नीड्स और जो उसकी हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं रख पा रहा, सोसाइटी में जा रहा है, उसके दोस्त हैं उनसे पहले बड़े अच्छे से बोलता था, हैंड शेक करता था, ठीक है, और लेकिन जैसे ही उसको मेंटल इलनेस होती है तो वो रिप्लाई नहीं दे पाता है। लास्ट है सोमेटिक कंप्लेंट्स। सोमेटिक जो कंप्लेंट्स में ऐसे होती है कि पेशेंट कंप्लेन करने लग जाता है, एचएस, पेन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, फटीग है, वीकनेस है, इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि मेंटल इलनेस होने पर उसको कुछ है नहीं, बट वो कहता है कि मेरे बॉडी में पेन है, मुझे फटीग हो रहा है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, कभी कहेगा पैर में मुझे पेन है, हाथ में मुझे पेन है, पैर दर्द है, वीकनेस और इनवॉलंटरी मूवमेंट करने लग जाता है, तो ये होती है सोमेटिक कंप्लेंट। ये ऑल फीचर्स जो है मेंटल इलनेस के वो हमने देखे। आगे यहाँ पर देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा जो मेंटल इलनेस है उसकी डेफिनेशन देखी, मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फीचर ऑफ मेंटल इलनेस देखे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ही हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।